नमस्कार मित्रों। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार, यहाँ से जो अपर निजी सचिव की वैकेंसियाँ आई हैं, इसकी जानकारी हमने आपको पहले भी दे दी है कि इस तरह की वैकेंसियाँ आने वाली हैं। लेकिन इस वैकेंसी की हमने कल भी आपको बताया था कि ये वैकेंसी आ गई है। नोटिफिकेशन इसका आज आ गया है 28 जुलाई को, और आज ही से इसकी ऑनलाइन भी शुरू है। आज हम इसके बारे में जो जानकारियां हैं कि कौन इसमें फार्म भर सकता है, कैसी कैसी परीक्षा इसमें होगी, संपूर्ण जानकारी हम इसमें आपको देंगे। चलिए, तो इसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले तो ये है कि इसकी जो ऑनलाइन शुरू है वह 18 जुलाई से शुरू है, यानी आज से शुरू हो चुकी है। दूसरी बात, इसकी जो अंतिम तिथि है 7 अगस्त तक इसकी ऑनलाइन चलेगी, रात्रि 12 बजे तक। ठीक। दूसरी बात, इसमें यदि आवेदन करते समय संशोधन बाद में करना है, जैसे आवेदन आपने किया और कोई इन्फॉर्मेशन आपकी गलत हो गई है, जैसे फ़ोटो गलत हो जाए या हाई स्कूल, इंटर या ग्रेजुएशन भरते समय वहाँ पर किसी का रोल नंबर गलत हो गया, कुछ भी चीज़ गलत अगर हो गई है तो उसको 12 अगस्त से 21 अगस्त तक आपको वो संशोधन करने का मौका देंगे। याद रहे, ये संशोधन जब हम नीचे जाएंगे तो उन्होंने लिखा हुआ है कि संशोधन आप एक ही बार कर सकते हैं, बार बार संशोधन नहीं कर सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि जब आप फार्म भर रहे हैं तो फार्म भरते समय आपका फार्म गलत ना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन गलत ना भरी जाए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे काम की जो चीज़ है वो ये है, वो कह रहे हैं अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि वह ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात दिनांक 7 अगस्त 2024 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता एवं अन्य अर्हताएं आवश्यक धारित करते हों। मतलब सीधा इसका ये है कि जब आप फार्म ऑनलाइन कर रहे हैं तो इसमें जो शैक्षिक योग्यताएं हैं वह उसके प्रमाण पत्र वगैरह सारे आपके 7 अगस्त तक आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आप ग्रेजुएशन फाइनल नहीं की है आपने या उसकी मार्कशीट आप तक नहीं आई है तो आप ऑनलाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, आगे की जानकारी है 7 नंबर कॉलम में वो कह रहे हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की निर्धारित अंतिम तिथि समय के पूर्व तक आवेदक पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द कर प्रश्नगत पद हेतु पुनः आवेदन कर सकता है। यदि आपने आवेदन किया, आपको लगा मैं इसको संशोधन के लिए नहीं छोड़ रहा, तो आप दोबारा से ऑनलाइन कर सकते हैं। ये इस तरह की बातें कह रहे हैं। फिर भी कोशिश कीजिए कि आपको दोबारा ऑनलाइन ना करना पड़े, एक ही बार में वो सारी चीज़ें हो जाए। नेक्स्ट नीचे लिखा है ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि, और ये कह रहे हैं कि ये जो बात मैंने अभी ऊपर बताई है कि आप संशोधन के लिए फार्म को एक ही बार खोल सकते हैं। करें प्रविष्टियों में संशोधन परिवर्तन किए जाने हेतु केवल एक बार पुनः लिंक खोला जाएगा। आपके फार्म में गड़बड़ हो गई, आपने 12 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में अपना फॉर्म खोला तो आपने इसमें त्रुटि ठीक कर दी, लेकिन इसको दोबारा नहीं खोल सकते हो, एक ही बार संशोधन उसमें कर सकते हो। आप अच्छी तरह से जान लीजिए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, जो चीज़ें हमारे काम की हैं हम उन्हीं बातों को आपको बता रहे हैं। पढ़ने के लिए तो इसमें पूरा विज्ञापन है, आप पढ़ लें, एक बार स्वयं पढ़ लें। नेक्स्ट आगे देखिए, ये कह रहे हैं जो विज्ञप्ति पदों पर चयन हेतु अभ्यर्थियों के प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण, इनकी जो परीक्षा है, ये कह रहे हैं प्रथम चरण की परीक्षा हरिद्वार नगर के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। ठीक। और फिर कह रहे हैं द्वितीय चरण की जो परीक्षा है वो हल्द्वानी एवं हरिद्वार, यहाँ विभिन्न नगरों में ये की जाएगी। पहली जो परीक्षा है वो आपकी हरिद्वार में ही
प्रस्तावित है। आगे क्या होता है देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि इसमें जो कुल पद हैं वो 99 है, मतलब 99 पदों पर ये भर्ती आपकी आई हुई है। दूसरी बात, प्रथम चरण की परीक्षा आयोग द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर के अनुसार माह अक्टूबर, जान लीजिए इसको, आपकी जो परीक्षा है प्रथम चरण वाली वो अक्टूबर माह में प्रस्तावित है। अक्टूबर माह 2024, यानी इसी जो अक्टूबर आएगा 2 से 2.5 महीने आपके पास हैं, आप मेहनत कीजिए, यहाँ पर है। और द्वितीय चरण की परीक्षा उसके बाद आपको बताई जाएगी कि कब होगी। पहले चरण के परीक्षा में जो पास होंगे वो द्वितीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित होंगे। वो समाचार पत्रों से या वेबसाइट से पता चल जाएगी, वो इसमें लिख रहे हैं कि वेबसाइट वगैरह पे आपको जानकारी मिल जाएगी। रिक्तियों की कुल संख्या 99 है, एक कम 100, 99 है, काफ़ी सारे पद हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनारक्षित कितने हैं, आरक्षित कितने हैं, ये आप खुद इसमें एक बार विज्ञापन को पढ़ लें और जानकारी ले लें कि इसमें कितने पद हैं, कहाँ कहाँ पर हैं। अब हम आते हैं शैक्षिक योग्यता पर कि आपको क्या क्या होना चाहिए। वेतनमान इसका आप देख रहे हैं 47,600 से 1,51,000 ये है, और लेवल 8 है इसमें, ठीक। अराजपत्रित आपके यहाँ ये जॉब होती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजपत्रित है, यहाँ पर अराजपत्रित है, कोई दिक्कत नहीं है, नौकरी बहुत अच्छी है, आप इसकी तैयारी करें। शैक्षिक अर्हताएं में देखें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समकक्ष कोई भी अर्हता हो, यानी आपके पास ग्रेजुएशन होना बहुत जरूरी है। परंतु यह है कि मुख्य परीक्षा में कंप्यूटर ज्ञान संबंधित प्रतियोगी परीक्षा पास करना अनिवार्य है। ये कह रहे हैं कि स्नातक तो आपके पास होना ही चाहिए, उसके साथ आपको जो कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा है वह भी आपको पास करनी है। कोई डिप्लोमा कंप्यूटर का नहीं मांगा है इन्होंने, जैसे कि इससे पहली बार जब ये विज्ञापन आया था 2017 में, तब इसमें 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा था। ऐसा डिप्लोमा इस बार इन्होंने कुछ नहीं मांगा है, सिर्फ स्नातक हो और कंप्यूटर ज्ञान की जो परीक्षा है वो आपको पास करनी है सिर्फ, ठीक। वो आगे बताएंगे क्या क्या है। नंबर 2 पॉइंट में कह रहे हैं हिंदी आशुलेखन में न्यूनतम 80 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर टंकण में न्यूनतम 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति। 8000 का मतलब है कि 25 वर्ड प्रति मिनट, 25 वर्ड प्रति मिनट आपकी गति होनी चाहिए। अगर मैं इसको भाग करूं तो आगे बताऊंगा किस तरह से, वीडियो में बने रहिए जानकारी के लिए। तीसरे नंबर पॉइंट में ये कह रहे हैं अंग्रेजी आशुलेखन में न्यूनतम 100 शब्द प्रति मिनट और कंप्यूटर पर अंग्रेजी टंकण में 9000, मतलब इसको कहें तो ये 30 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड आपकी बैठेगी अंग्रेजी की टाइपिंग में। ऊपर ये कह रहे हैं आशुलेखन में 100, ये आपकी वैकल्पिक है, नीचे लिख रखा है इन्होंने, स्पष्टीकरण दिया है अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा अभ्यर्थी के लिए वैकल्पिक होगी। यदि आपको इंग्लिश की शॉर्ट हैंड आती है अंग्रेजी की तो आपको इसमें वरीयता मिलेगी, इतनी बात है सिर्फ। अगर अंग्रेजी की शॉर्ट हैंड नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फार्म भरें, लेकिन अंग्रेजी की भी आती है, हिंदी भी आती है तो आपको वरीयता दी जाएगी, इतनी सी बात इसमें ये है, स्पष्टीकरण उन्होंने दे दिया है, ठीक। नेक्स्ट है बातें समान होने पर क्या करना है, वो चीजें आप देख लीजिए कितने काम की है। आयु सीमा की यदि बात की जाए तो 21 वर्ष कम से कम उम्र आपकी होनी चाहिए और अधिक से अधिक 42 वर्ष की आयु आपकी होनी चाहिए, ठीक। दूसरी बात, आयु की गणना ये बता रहे हैं कि 1 जुलाई 2024 से आपकी आयु की गणना होगी, और मतलब ये कह रहे हैं कि 1 जुलाई 2024 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 21 वर्ष हो, 1 जुलाई 2024 को आप 21 वर्ष के हो चुके हों। दूसरी बात कह रहे हैं इससे अधिक वर्ष मानी 42 वर्ष से उम्र ज़्यादा ना हो। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो 2 जुलाई 1982 से पहले का जन्म आपका नहीं हो तथा 1 जुलाई 2003 के बाद आपका जन्म ना हुआ हो, ठीक। इतनी सी बात है। नेक्स्ट है आयु में छूट की अगर बात करें
तो देखिए जो भी अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं यानी ओबीसी, उनको 5 वर्ष की छूट है। ठीक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वाले हैं उनको 5 वर्ष की छूट है। ठीक है, और दिव्यांगजन जो अभ्यर्थी हैं उनको 10 वर्ष की छूट दे रखी है। आप देख लीजिए, ये दे रखी है 10 वर्ष की छूट है उनको। ठीक, दिव्यांगजन जो हैं उनको 10 वर्ष की छूट है। नेक्स्ट हमारे काम की जो बात है, आप एक बार विज्ञापन को अपने आप भी देख लें, ऐसा ना समझें कि मैंने बता दिया है तो उस पर यकीन करें, आप खुद भी उसको देख लें। सीधी भर्ती हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी सेवायोजन कार्यालय में आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक आवश्यक पंजीकृत हो। मतलब ये है कि सेवायोजन कार्यालय में, उत्तराखंड के सेवायोजन कार्यालय में आपको आपका आवेदन पत्र यानी वो नंबर आपके पास होना चाहिए। यदि नहीं है तो सेवायोजन कार्यालय में आप अपना पंजीकरण करा लें। ठीक, फिर ये कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पूर्व से ही राजधानी सेवाओं में सेवायोजित है, मतलब जो लोग पहले से ही किसी जॉब में हैं उत्तराखंड की और वो उत्तराखंड के निवासी हैं, तो उनको सेवायोजन कार्यालय में आवेदन करना आवश्यक नहीं है। ये देख नीचे लिख रहे हैं, सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की आवश्यकता उनको नहीं है यदि आप पहले से ही जॉब में हैं तो उत्तराखंड राज्य में। ठीक, नेक्स्ट नीचे कह रहे हैं, जिन पूर्व सैनिकों द्वारा उत्तराखंड राज्य के किसी जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में पंजीकरण कराया गया है। अगर आपने ये पंजीकरण करा लिया है तो पंजीकरण की आपको भी आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु जो भी शर्तें हैं उनको आप पढ़ लें, और इन पर जो अभ्यर्थी पर लागू होती हों, इनमें से पहला, दूसरा और तीसरा, ये पहली, दूसरी और तीसरी जो ये अभी हमने बताई हैं ऊपर, इनमें से जो भी आपको लागू होती है, चाहे तो इसमें ये वाली लागू होती हो नंबर 1 वाली, ठीक है, ये नंबर 1 वाली लागू होती हो ये, या फिर नंबर 2 वाली लागू होती हो ये, या फिर नंबर 3 वाली लागू होती हो, इसको आप अच्छे से पढ़ लें। ठीक, नेक्स्ट इसमें जो चीज़ है हमारे काम की, अभी नीचे बहुत सारी काम की चीज़ें हैं, आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें, तभी आपको सही से चीज़ें समझ में आएंगी। नेक्स्ट जो हमारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन पर हम पहुंच रहे हैं। वैसे तो अगर आप शॉर्टहैंड का थोड़ा भी ज्ञान रखते हैं तो इसको आप फार्म को भरें जरूर। यदि शुल्क की बात की जाए तो सामान्य वालों को 200 शुल्क देना है और 22 रुपये ये टैक्स है, यानी 222 रुपये कुल फीस देनी है, 222.30 पैसे। ठीक, उत्तराखंड के जो ओबीसी के लोग हैं उन्हें भी इतनी फीस देनी है, जो सामान्य वालों को देनी है, और ओबीसी वालों को सेम फीस है, कोई छूट नहीं है। ठीक, और अनुसूचित जनजाति वालों को 102 कुल फीस 102 रुपये 30 पैसे। ठीक, और आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उनको भी कोई छूट नहीं है, उनको सेम है जो और लोगों को है। और दिव्यांगजन जो हैं उनको 22 रुपये 30 पैसे, मतलब ये आपको फीस आपको देनी है। ठीक है, चलिए भैया नेक्स्ट देखिए, आगे आगे जो हमारे काम की चीज़ है वो देख लेते हैं। देखिए ये हमारे काम की दे रखा है, गलत उत्तरों के लिए दंड। गलत उत्तरों के लिए दंड मतलब आप अगर गलत सब जवाब कोई देते हैं तो माइनस मार्किंग की व्यवस्था है आपके लिए। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के दिए गए गलत उत्तर के लिए जो नियत उत्तर मतलब क्या कह रहे हैं, अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गए अंक का 1/4 दंड रूप में काटा जाएगा। 1/4 की माइनस मार्किंग है, लेकिन एक बात मैं आपको यही स्पष्ट कर दूं कि ये जो माइनस मार्किंग है ये द्वितीय चरण की सेकंड परीक्षा में मान्य होगा, फर्स्ट परीक्षा में नहीं। जैसे आपकी टाइपिंग परीक्षा है, शायद उसमें मान्य ना हो, मुझे ऐसा लगता है उसमें मान्य नहीं होगी, और ये सेकंड वाली परीक्षा में मान्य होगी 1/4 की माइनस मार्किंग बहुविकल्प वाले में। ठीक है, क्योंकि उसमें बहुविकल्प आएगा पेपर। और बाकी आप देख लें इसमें, फिर भी गलतियां कम से कम करें, ऐसा ना हो कि वो टाइपिंग में भी माइनस मार्किंग कर दें।
वैसे मुझे लगता नहीं कि माइनस मार्किंग को टाइपिंग में करेंगे या फिर कंप्यूटर के उत्तर देने में माइनस मार्किंग हो सकती है। शॉर्ट हैंड में माइनस मार्किंग का कोई मतलब नहीं है, उसमें तो 5% गलतियां आपको माफ़ की गई हैं। ठीक, और अधिक जानकारी के लिए देख लें क्या है। मैं इसमें कंप्लीट नहीं कह सकता कि माइनस मार्किंग कहाँ है, लेकिन मेरे अनुसार माइनस मार्किंग आपकी सेकंड एग्जाम में होगी, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव वाले, उनमें होगी। ठीक, नेक्स्ट देखिए, आगे हम चलते हैं। बहरहाल ये है कि माइनस मार्किंग आपकी है, 1/4 की माइनस मार्किंग है। आगे हमारे जो काम की चीज़ है, जो विशेष है और जिसको हम जानना भी चाहते हैं, वो देख लीजिए क्या है। मैं पहुंचता हूं कहीं, और मैं आपसे कह रहा था कि यदि आप शॉर्ट हैंड का थोड़ा भी ज्ञान रखते हैं तो आपको ये फार्म ज़रूर भरना चाहिए। ठीक, अब देख लीजिए, प्रथम चरण की जो परीक्षा है उसमें किस हिसाब से है। प्रथम चरण की परीक्षा में सबसे पहले जो आपकी परीक्षा होगी वो होगी हिंदी टंकण की, हिंदी टंकण वाली। हिंदी टंकण में क्या होगा, हिंदी टंकण की परीक्षा होगी जो कि 15 अंकों की होगी, जिसमें आपको 15 अंक दिए जाएंगे। समय होगा 10 मिनट, मतलब सीधा सा है कि आपकी जो हिंदी की टाइपिंग है वो 10 मिनट की होगी। ठीक, दूसरी बात, अंग्रेजी की टाइपिंग भी होगी, ये भी आपकी 10 मिनट की होगी। ठीक, 15-15 नंबर दोनों के होंगे, कुल मिलाकर के 30 नंबर की आपकी टाइपिंग है। ठीक, दूसरी बात, जब इन टाइप में आप पास हो जाएंगे तो कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा होगी जो कि 100 नंबर की है, 100 नंबर की है। 1.5 घंटे की ये परीक्षा होगी आपकी। ठीक, 100 नंबर की परीक्षा है, 1.5 घंटे की, 1.5 घंटे का इसमें समय आपको मिलेगा। ठीक, हिंदी आशुलेखन यानी जो डिक्टेशन वाली है, ये 135 अंक की होगी। 5 मिनट की डिक्टेशन इसमें दी जाएगी आपको, 80 वर्ड प्रति मिनट की गति से, यानी 400 शब्द आपको बोले जाएंगे, और 35 मिनट में आपको उन्हें हिंदी में बदलना होगा। यानी शॉर्ट हैंड का मैटर बनाने के लिए आपको 35 मिनट का समय दिया जाएगा। जैसे यदि यूपी की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में अपर निजी सचिव की बात की जाए, तो वहाँ पर आपको पूरा पूरा 1 घंटा मिला है, यानी 60 मिनट मिले थे, 60 मिनट मिले थे। आपको उत्तरांचल वालों को सिर्फ 35 मिनट मिल रहे हैं। आपको कोशिश करनी है कि जब आप क्लासरूम में मैटर बना रहे हों, घर पर मैटर बना रहे हों, तो आप इसको 25 मिनट में हर हाल में मैटर को बना लें, तभी आप परीक्षा हॉल में 35 मिनट में कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक, तो आगे चलिए, आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं। और उसके बाद ये रह गया अंग्रेजी की जो शॉर्ट हैंड है, ये वैकल्पिक है, जरूरी नहीं है, ये लिख भी रखा है वैकल्पिक प्रश्न है, वैकल्पिक प्रश्न पत्र है। ये अगर आती है आपसे तो आपको वरीयता दी जाएगी। नीचे लिख भी रहे हैं, हिंदी एवं अंग्रेजी टंकर परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। आप सीधे से समझ लें कि यदि 3 तरह की परीक्षा है, पहले हिंदी टंकड़ की है ना, दूसरी फिर अंग्रेजी टंकड़ की है, ये दोनों परीक्षाएं हैं। अगर इन दोनों में से किसी एक भी इस परीक्षा में आप पास नहीं हुए तो आपको कंप्यूटर परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा। इतनी सी बात है। ठीक, इतनी सी बात है कि आप अगर इसमें सफल नहीं हैं तो आपको कंप्यूटर की परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा, चाहे वो उसी दिन परीक्षा हो। ठीक, इन दोनों में पास जब आप हो जाओगे, टाइपिंग में जब आप पास हो जाओगे, तब आपको कंप्यूटर परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, और जब आप कंप्यूटर परीक्षा में पास हो जाएंगे तब आपको शॉर्ट हैंड में बैठने दिया जाएगा। इतनी सी बात है, यही इन्होंने नीचे लिख रखी है कि यदि आप टंकड़ परीक्षा में सफल होते हैं तब आपको कंप्यूटर में सम्मिलित किया जाएगा। उसी प्रकार कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा में सफल विद्यार्थियों को ही हिंदी एवं अंग्रेजी आशुलेखन परीक्षा हेतु सफल घोषित किया जाएगा। मतलब आगे आप मतलब आशुलिपि के लिए आप तब बैठ पाएंगे परीक्षा में जब आप कंप्यूटर परीक्षा में पास हो जाएंगे। क्लियर। अंग्रेजी आशुलेखन की परीक्षा अधिमानी अर्हता हेतु वैकल्पिक प्रकृति की होगी। सीधी कह रहे हैं कि ये परीक्षा जो अंग्रेजी शॉर्ट हैंड की है ये वैकल्पिक है, आप इसको दे भी सकते हैं, नहीं भी आती है तो दीजिए, नहीं आती है तो कोई बात नहीं। अब बात आती है जब आप पहले चरण की परीक्षा में पास हो जाएंगे तब द्वितीय चरण की जो परीक्षा होगी उसमें क्या है। सबसे पहले सामान्य अध्ययन,
वस्तुनिष्ठ प्रकार का है जो कि 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का इसलिए होगा। ये इसमें ऋणात्मक अंक होंगे 1/4, जहाँ तक मेरी समझ है इसमें 1/4 की माइनस मार्किंग होगी। और बाकी आप पता निकाल लें क्या है, मेरे अनुसार तो इसमें माइनस मार्किंग होगी, बाकियों में नहीं होगी। ठीक है जी। उसी में द्वितीय चरण में दूसरी परीक्षा आपकी होगी निबंध एवं आलेखन की। तो निबंध वाली जो परीक्षा है ये शॉर्ट हैंड वाले विद्यार्थियों के लिए कोई भारी नहीं होती, क्योंकि आप बहुत सारी डिक्टेशन लिखते हैं, तो आपके लिए ये भारी नहीं होती निबंध की, इसे आप आराम से कर सकते हैं। ये भी 100 अंकों की है और इसमें 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट नीचे कह रहे हैं नोट करके देखो, इन्होंने दे भी दिया, वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षा में ऋणात्मक मूल्यांकन की पद्धति अपनाई जाएगी। देखो वस्तुनिष्ठ वाली में, ये वाली जो है वस्तुनिष्ठ वाली, इसमें ऋणात्मक अंक होंगे, जो मैंने ऊपर भी बताया था। मैंने आपको बताया था कि ऋणात्मक अंक जो होंगे वो आपके वस्तुनिष्ठ प्रकार वाली परीक्षा में होंगे, बाकी में नहीं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए अभ्यर्थी द्वारा एक ही प्रश्न के एक से, सॉरी मैं गलत पढ़ गया, ये कह रहे हैं कि ऋणात्मक अंक जो आपका कटेगा वो कटेगा वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा में, यानी ये जो द्वितीय चरण की पहली परीक्षा इसमें ऋणात्मक अंक होंगे, बाकी किसी में नहीं। ठीक। फिर कह रहे हैं अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के दिए गए गलत उत्तर के लिए या फिर अभ्यर्थी द्वारा एक ही प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए, चाहे दिए गए उत्तर में से एक सही हो कोई न हो, उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का 1/4 अंक दंड के रूप में काटा जाएगा। इस बात को समझ लीजिए, मतलब ये है कि 4 विकल्प आते हैं आपके, है ना। अगर आपने गलत विकल्प दे दिया, चयन कर दिया, आपका उत्तर गलत था, तब आपका 1/4 माइनस मार्किंग है। दूसरी बात, अगर आपने विकल्पों में से 2 विकल्प काले कर दिए, 2 कर दिए, अब ये दोनों चाहे इनमें, इन दोनों में से चाहे तो कोई सही हो और चाहे कोई सही ना हो, आपकी 1/4 की माइनस मार्किंग कटेगी। ये इस बात में कह रहे हैं, समझ लीजिए सही से। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट कह रहे हैं निबंध एवं आलेखन के प्रश्न पत्र में अभ्यर्थियों को न्यूनतम 35% अंक प्राप्त करने होंगे। मतलब क्या है कि 100 अंकों की आपकी निबंध वाली परीक्षा है, इसमें से कम 35 अंक आपको प्राप्त करने ही हैं। अगर इससे कम आप प्राप्त करते हैं तो आपको वो फेल घोषित कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको बिल्कुल सही से समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं इसकी विस्तृत जानकारी पर, कि इसकी विस्तृत जानकारी क्या है। विस्तृत जानकारी ये है कि जब आपकी प्रथम चरण की परीक्षा हो रही है, और प्रथम चरण में भी टाइपिंग की, सबसे पहले टाइपिंग होगी। प्रथम चरण में भी 3 चरण हैं। प्रथम चरण में आपके 3 चरण हैं। जैसे आपका फर्स्ट चरण है, तो प्रथम चरण में 3 चरण हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले चरण में है टाइपिंग, दूसरे चरण में है कंप्यूटर, और तीसरे चरण में है आशुलिपि का ज्ञान। ये आप जान लें अच्छे से। ठीक है, तो देख लीजिए, बता देता हूँ इसको भी। ये कह रहे हैं हिंदी टंकण में, अब मैं इसको आपको एक बार सही से समझा देता हूँ। ये कह रहे हैं हिंदी टंकण अनिवार्य, ये अनिवार्य है आपको। परीक्षण हेतु 10 मिनट की अवधि में करने हेतु एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी समझने वाली बात है। ये कह रहे हैं एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा, मतलब सीधा सा है कि आपको वर्ड पे टाइप करनी चाहिए, MS वर्ड पर किताब सामने रखकर तब टाइप करनी चाहिए 10 मिनट तक, कितनी आप की प्रेस कर रहे हैं। आप जैसे उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर पर टाइप हुई है, आप ऐसे टाइप की प्रैक्टिस ना करें, चाहे वहाँ कैसे भी हो जाए, लेकिन ये सीधा कह रहे हैं प्रश्न पत्र दिया जाएगा, तो आप MS वर्ड पे टाइप का प्रैक्टिस करें। ठीक, 10 मिनट टाइम लगा करके। फिर कह रहे हैं हिंदी टंकण में कंप्यूटर पर 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की गति होना आवश्यक है। मैंने इसका गुणा भाग करके बता दिया कि कम से कम आपको 25 की स्पीड होनी चाहिए। अब ये गुणा भाग कैसे लगाया है मैं थोड़ा बता देता हूँ, अभी नीचे बताऊंगा, पूरा पढ़ लूँ। यदि अभ्यर्थी उच्च गति के अनिवार्यता को पूरा नहीं करता, माने 8000, ये अभी 25 की स्पीड से अगर कम है, तो आप इसमें सफल घोषित नहीं होंगे, आपको अनर्हर्य मतलब फेल माना जाएगा, ये कह रहे हैं। ठीक, फिर कह रहे हैं तदनुसार निम्नलिखित क्रम में अंक जो आपको दिए जाएंगे वो इस तरह से दिए जाएंगे। अंक के बारे में देख लीजिए। ये कह रहे हैं कुल अंक आपके 15 हैं, 10 मिनट की टाइपिंग को आपको 15 अंक दिए जाएंगे। अब वो अंक कैसे दिए जाएंगे वो देख लीजिए। यदि आप 8000 से
9000 की प्रेस करते हैं 1 घंटे में, जबकि 1 घंटे की टाइप नहीं है। तो अगर मैं इसको काटूं तो ये है कि 8000 की प्रेस करवा रहे हैं 1 घंटे में, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। 60 से भाग कर दो, ठीक, 60 से भाग कर दो, और 60 के साथ साथ एक शब्द में लगभग 5 की मान के चलो आप, या यहीं पे काट लो, 0 से 0 काट लो, और ये 6 से जब काटेंगे आप इसको काट के देख सकते हो। दूसरा मैं इसमें बता दूं, मैं अपना ऐसे लगा रहा हूँ कि 8000 की 1 घंटे में, इसको 1 मिनट बना लो, ये बना लिया, और एक शब्द में लगभग 5 की होती हैं, कम से कम 5 होती हैं, उससे ज़्यादा भी हो जाती हैं, कम भी होती हैं, तो औसतन 5 की मान रहे हैं। तो जब इसको मैं काटूंगा इससे इसको, तो ये 25 की स्पीड बैठती है, 25 वर्ड प्रति मिनट, ठीक, ये समझ लीजिए। अगर आप 25 की टाइप निकालते हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे। उसके बाद जैसे 30 की टाइप निकालते हैं तो आपको 11 अंक मिलेंगे। कुल मिलाकर के यदि आप 50 वर्ड प्रति मिनट की गति से स्पीड निकालते हैं, छापते हैं, तो आपको 15 अंक दिए जाएंगे। आप एक बार खुद गुणा भाग इसमें लगा लें, मेरे अनुसार ये है और ये बिल्कुल सही है, ठीक। उसके बाद अंग्रेजी की टंकड़ की बात करते हैं, तो अंग्रेजी की टंकड़ में भी यही है कि 10 मिनट की टाइप होगी, ठीक, 10 मिनट की टाइप होगी जो कि 15 मिनट की है, ठीक। और 15 मिनट की टाइपिंग में फिर यही कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर आप 30 की स्पीड निकालते हैं तो 10 अंक मिलेंगे, और अगर आप 55 की स्पीड निकालते हैं तो आपको 15 अंक दिए जाएंगे। ये आप ध्यान कर लें, ठीक, इस तरह से आपकी टाइपिंग है। और टाइपिंग कोई भारी नहीं है, आप इसकी प्रैक्टिस निरंतर करें, और प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको बता दिया, आप MS वर्ड पर टाइप करें, सॉफ्टवेयर पर टाइप ना करें, ठीक। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर ज्ञान। कंप्यूटर ज्ञान की, जब आप टाइपिंग में पास हो जाएंगे, दोनों टाइपिंग में, तब आपको कंप्यूटर परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। बुलाया जाएगा मतलब हो सकता है उसी दिन परीक्षा हो, तीनों, हो सकता है 1-2 दिन बाद हो, ये तो आयोग डिसाइड करेगा। देखिए, कंप्यूटर ज्ञान में कह रहे हैं कि ये 100 नंबर की परीक्षा है, 100 नंबर की, और इसमें 1.5 घंटे का समय है। अब 1.5 घंटे के समय में कितने कितने क्या क्या चीज वो पूछेंगे, जैसे नंबर 1 है बेसिक नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन विंडो ऑन डेस्कटॉप एंड लैपटॉप विद पेरिफेरल, लाइक पेरिफेरल डिवाइस के रूप में पूछ रहे हैं, जैसे प्रिंटर है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है, स्पीकर है। वर्किंग नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल एंड प्रिंटिंग सिस्टम अपडेट, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट, मतलब जैसे कि ये पूछ रहे हैं प्रिंटर हुआ, स्कैनर हुआ, माइक्रोफोन हुआ, स्पीकर हुआ, तो इनको इंस्टॉल करने की नॉलेज आपको आनी चाहिए, इनको अपडेट करने की नॉलेज आपको आनी चाहिए, अनइंस्टॉल करने की नॉलेज आपको आनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके 20 मार्क्स के इस टॉपिक में से, ठीक। दूसरा क्या कह रहे हैं, नंबर 2 में कह रहे हैं वर्किंग नॉलेज ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज एंड यूनिकोड लैंग्वेज बेसिक नॉलेज, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ओपन ऑफिस, इसके क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के, ठीक है। दूसरी चीज है 3 नंबर पे दे रखा है वर्किंग नॉलेज ऑफ स्प्रेडशीट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एक्सेल ही होता है स्प्रेडशीट, लिब्रे ऑफिस, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। वर्किंग नॉलेज हाइपरलिंक, इसमें आपको हाइपरलिंक आनी चाहिए, हाइपरलिंक के बारे में आप कंप्यूटर वाले से पूछें। और अटैचमेंट आना चाहिए, अपलोड डाउनलोड कैसे करेंगे फाइल को, वो चीज़ इसमें आनी चाहिए। 4 नंबर में कह रहे हैं, 4 नंबर में कह रहे हैं कन्वर्सेंट इन द यूज ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW की जानकारी होनी चाहिए, और पॉपुलर वेबसाइट्स की जानकारी होनी चाहिए। पॉपुलर वेबसाइट्स में रेलवे, एयर और सर्च इंजन जैसे गूगल हुआ, इनकी वेबसाइट, विकीपीडिया, ये जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स, जो बहुत सारी वेबसाइट वगैरह हैं, हेल्पलाइन, इनकी जानकारी होनी चाहिए। इन वेबसाइटों को आप खोल के देख लें, जैसे रेलवे में टिकट कैसे आपको बुक कैसे करना आता हो, कैंसिल करना आता हो, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, ठीक। 5 नंबर में कह रहे हैं वर्किंग नॉलेज ऑफ ईमेलिंग, यानी ईमेल किसी को भेजनी है, प्राप्त करनी है, कार्बन कॉपी भेजनी है उसकी, ये सारी चीज़ें उसमें देख लें। सेंडिंग, और उसमें सेंडिंग विद अटैचमेंट के साथ, रीडिंग, सेविंग, सेव कैसे करेंगे उसको, उसको प्रिंट कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए ईमेल से रिगार्डिंग। नंबर 6 में कह रहे हैं वर्किंग नॉलेज ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट की आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसमें सीधी सी बात है, पावर पॉइंट के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। ये 10 नंबर का आपका आएगा।
पावर पॉइंट वाला। सबके नंबर दे रखे हैं कितने मार्क्स के किस टॉपिक में से आएंगे। कोई ज़्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक हैं, आप इनको कवर करोगे तो बड़े आराम से कर लोगे। अगर आपने ट्रिपल सी की है, वास्तव में पढ़ के ट्रिपल सी की है, तो आप इसको बहुत आराम से कर लेंगे सबको। ठीक, तो ये पेपर भी थोड़ा सा हार्ड इसलिए बन जाता है क्योंकि इसमें अगर पास नहीं होते हैं तो शॉर्ट हैंड में आप नहीं जाएंगे। देखिए अनिवार्य सब चीज़ है, टाइपिंग भी अनिवार्य है, कंप्यूटर भी अनिवार्य है। इसमें भी ये 6 टॉपिक हैं और कोई बड़े टॉपिक नहीं है इसमें। अगर मैं बात करूं तो बेसिक नॉलेज वाला ये थोड़ा सा बड़ा है, वर्किंग नॉलेज का कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन ये MS वर्ड वाला थोड़ा सा बड़ा है। हाइपरलिंक वगैरह है ये इसी में आ जाता है, दोनों एक ही भाग है। और ये जो आता है ये थोड़ा सा इसकी साइड को देख लेना आप। और ईमेल वाली ये दोनों जो हैं, ये 3 नंबर और 4 नंबर, ये दोनों टॉपिक एक जैसे हैं। ठीक है, और इसी में ये बाकी के ये 2 से 3 टॉपिक हैं जो हैं, बाकी इतना बड़ा कोर्स नहीं है। आप इनको करोगे तो पक्के आ जाएंगे। नेक्स्ट नोट करके दे रहे हैं, कंप्यूटर ज्ञान संबंधित प्रतियोगी परीक्षा पास करना अनिवार्य है। देख लीजिए साहब, इसमें भी आपको पास होना अनिवार्य है। जैसे टाइपिंग में पास होना अनिवार्य है, ऐसे ही इसमें पास होना अनिवार्य है। और ये कह रहे हैं न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर 50% से कम अंक आप लाते हैं तो आपको फेल घोषित किया जाएगा। और है कितने अंकों की परीक्षा? 100 अंकों की परीक्षा है। 50 अंक आपको इसमें लाने हैं। 50 नहीं, मैंने फिर कहा, जिसने ट्रिपल सी वास्तव में मेहनत से की है वो इसमें 50 नहीं 80-90 नंबर आराम से ले आएगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। आगे कह रहे हैं तीसरे नंबर, यानी पहले चरण वाली जो परीक्षा है, प्रथम चरण वाली, उसका तीसरा नंबर है ये। तीसरा नंबर क्या है? शॉर्ट हैंड का। शॉर्ट हैंड में कह रहे हैं 5 मिनट की डिक्टेशन आपको दी जाएगी। कुल मिला के 400 शब्द होंगे जो कि 5 मिनट में बोले जाएंगे 80 वर्ड प्रति मिनट की गति से। नीचे लिख रहा है 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होगा, आवश्यक है, ये होगा ही होगा। ठीक, 5 मिनट की डिक्टेशन होगी और उसको जो आपको मैटर को बनाना है वो 35 मिनट में बनाना है। मैं फिर से आपको बता दूं कि 35 मिनट का मतलब है आप घर पर या किसी भी इंस्टीट्यूट पे कहीं भी पढ़ रहे हैं तो आपको 25 मिनट में डिक्टेशन बन जानी चाहिए। हम अपने यहाँ तैयारी कराते हैं तो हम इसमें 25 मिनट, अभी जब हमारी क्लास शुरू होगी, जैसे ऑनलाइन क्लास हमारी शुरू हो जाएगी 20 तारीख से, 20 तारीख से यानी शनिवार से हमारी ऑनलाइन क्लास भी शुरू हो रही है। तो ऑनलाइन क्लास में भी हम सबसे पहले 25 मिनट का समय देंगे आपको, उसके बाद धीरे धीरे 20 मिनट पे आपको ला के छोड़ेंगे। यानी जो 400 शब्द हैं 25 मिनट में बनाने के लिए देंगे, उसके बाद लास्ट तक अक्टूबर आने तक आपको 20 मिनट में बनाने की प्रैक्टिस करा देंगे। ठीक, और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो क्या है वो देख लीजिए। सबसे महत्वपूर्ण क्या है इस मैटर में, जैसे यूपी की बात करें तो यूपी में कहा उन्होंने, उत्तर प्रदेश सचिवालय में उन्होंने 60 मिनट का समय दिया था, 1 घंटा। तुम्हारे यहाँ कितना? 35 मिनट का समय वो दे रहे हैं। ठीक, और उत्तर प्रदेश में कोई गलती माफ नहीं थी, कोई भी 0% गलती। आपके यहाँ 5% गलती माफ है, यानी 5% से अधिक गलती नहीं होनी चाहिए। माफ भी नहीं है, आप ये मत समझना कि 5% गलतियां माफ है, लेकिन अगर आप 5% गलती के अंदर हैं तो आप पास हैं। 20 गलती आपकी माफ हो जाएंगी इसमें, और 20 से 21 भी गलती हुई आप फेल हैं। ठीक, इस तरह का है। तो बड़ी सावधानी से ये तीनों चीजें करनी है। नेक्स्ट है अंग्रेजी आशुलेखन, जो कि आपका अनिवार्य नहीं है। ठीक, नीचे लिख भी रखा है इन्होंने कि ये पोर्शन आपका अनिवार्य नहीं है। ये अंग्रेजी, ये लिख रहे हैं नोट करके, अंग्रेजी एवं हिंदी एवं अंग्रेजी टंकर परीक्षा में सफल अभ्यर्थी को ही कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा, और कंप्यूटर ज्ञान परीक्षा में सफल विद्यार्थी को ही अंग्रेजी और हिंदी की आशुलेखन में आपको बैठाया जाएगा। ठीक, अंग्रेजी का जो शॉर्ट हैंड है वो आपकी वैकल्पिक है, आप उसको दे भी सकते हैं, नहीं भी। द्वितीय चरण की परीक्षा जब आपकी आती है, जब आप उन पहले चरण की तीनों स्टेप में जब आप पास हो जाएंगे तब आप द्वितीय चरण पर आएंगे। तो उसमें 2 घंटे का समय है, 100 अंक की नंबर है, 100 अंक उसमें दिए जाएंगे, 2 घंटे की परीक्षा। उसके ये आप देख लें क्या क्या उसमें है। राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड की सारी घटनाएं, और ये इसको आप एक बार पढ़ लें, पहले पहली परीक्षा पास की जाए, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। फिलहाल ये कह रहे हैं उत्तराखंड संबंधी प्रश्न के अंकों की संख्या वस्तुनिष्ठ प्रकार के सामान्य अध्ययन में 40 से अधिक एवं कम नहीं होगी। 40 अंक के तो आपके उत्तराखंड से संबंधित सारी चीजें आएंगी। उत्तराखंड का जीके आपके यहाँ बहुत आता है, उत्तराखंड का जीके उत्तराखंड वालों के लिए।
निबंध की बात की जाए तो ये भी 100 नंबर का है, निबंध जो है आपका ये भी 100 नंबर का है, 3 घंटे की ये परीक्षा है, ठीक। और इसमें भी देखो ये प्रश्न आप ये जो प्रश्न पत्र है ये आपके लिए कोई भारी नहीं होगा। जो शॉर्ट हैंड वाले विद्यार्थी होते हैं निबंध उनके अच्छे हो जाते हैं, ठीक। और निबंध में भी क्या क्या चीज़ें आप इन्हें नीचे पढ़ लें, कोई ज़्यादा भारी नहीं है। एक बार पुनः मैं आपको याद दिला दूं कि इस विज्ञापन को एक बार स्वयं आप देख लें कि इसमें कहाँ त्रुटि है। मैंने कोशिश की है, सभी बातों को क्रमवार समझाया है और सभी चीज़ों को पॉइंट वाइज मैंने समझाया है। फिर भी कोई गलती रह गई है तो आप माफ़ करें मुझे। और विज्ञापन को आप एक बार अपने आप खुद से भी देख लें, मेरे ऊपर ही डिपेंड ना रहें, आप अपने आप भी विज्ञापन को खुद से पढ़ लें और उसके बाद फॉर्म भरें, ठीक। और लास्ट में मैं आपसे ये कहूँगा कि बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। आपसे अगर शॉर्ट हैंड थोड़ी सी भी आती है तो आप इस फार्म को ज़रूर भरें। क्यों भरें? क्योंकि अक्टूबर में शॉर्ट हैंड की परीक्षा आपकी प्रस्तावित है। ज़रूरी नहीं है कि अक्टूबर में ही हो जाए। जैसे उत्तर प्रदेश में थी, 3 महीने एक्स्ट्रा मिल गए थे उनको। तो ऐसे ही आपके यहाँ भी ऐसा ना हो कि आप फार्म भर दें या फार्म ना भर पाएँ और फिर शॉर्ट हैंड की परीक्षा जनवरी-फरवरी में पहुँचे। आप कहीं तब तक तो हम कर लेते। तो आप अगर थोड़ा भी शॉर्ट हैंड का ज्ञान रखते हैं और जज़्बा है आपके अंदर, तो आप इस वैकेंसी को फार्म फिल ज़रूर करें। कंप्यूटर में भी आप जी-जान से मेहनत करें, शॉर्ट हैंड में भी और टाइपिंग में भी। 2 परीक्षाओं की तो ज़िम्मेदारी हम लेते हैं, टाइपिंग की और शॉर्ट हैंड की। ऑनलाइन, दोनों ऑनलाइन। ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन परीक्षा इसमें मैं आपको बता दूं 3 बैच हमारे चल रहे हैं। 3 बैच का मतलब जो ऑनलाइन बैच है वो 3 बैच चल रहे हैं। एक बैच चल रहा है बेसिक वाला, बेसिक मतलब नकल वाला, जिनकी स्पीड अभी 40 वर्ड प्रति मिनट से 60 वर्ड प्रति मिनट है। उनकी क्लास चल रही है शाम को 6 बजे, शाम 6 बजे क्लास चल रही है, ठीक। और जिनकी डिक्टेशन है, जो डिक्टेशन वाले बच्चे हैं जिनकी 60 प्लस स्पीड है, 60 प्लस यानी 60 से लेकर 80 की स्पीड जिन लोगों की है, उनके 2 बैच हैं। एक मॉर्निंग में यानी सुबह 6 बजे से 8 बजे तक है। इस 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 क्लास में 6 से 8 वाली क्लास में हम आपको आउटलाइन भी बताते हैं और 60 से 80 की स्पीड पे मैटर बोलते हैं। एक क्लास दोपहर 12 बजे है। दोपहर 12 बजे कितने बजे? दोपहर 12 बजे। ये जो क्लास होगी ये ऑफलाइन जो क्लास हम पढ़ाएंगे उसी को हम ऑनलाइन देंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ डिक्टेशन होंगी। क्या होगा? इसमें सिर्फ और सिर्फ डिक्टेशन होगी, इसमें आउटलाइन नहीं देंगे, ठीक। आउटलाइन 2 ही क्लासों में देंगे, शाम 6 वाली क्लास में और मॉर्निंग सुबह 6 वाली क्लास में। इन दोनों क्लास में हम आपको आउटलाइन भी देंगे, लेकिन इस क्लास में हम आउटलाइन नहीं देंगे। अब आप कहेंगे सर हमें ये कोर्स अगर आपका ऑनलाइन खरीदना हो तो कैसे खरीदेंगे? तो इस ऑनलाइन कोर्स को खरीदने के लिए आप हमारे फ़ोन नंबर पे हमसे बात करेंगे। किस नंबर पे? ये 7017242799। इस नंबर पे आप हमसे संपर्क करेंगे, तब हम आपको बता देंगे। फ़ोन पे जब आप बात करेंगे तो आपसे हमारे सहायक हमसे आपसे बात करेंगे, वो आपको सारी जानकारी इस पर दे देंगे। उत्तर प्रदेश में यूपी एपीएस के लिए हमने बैच चलाया था, उसमें भी सारे बच्चे सफल रहे हैं। हाँ, एक बात का आप लोग ध्यान रखना कि किसी भी अनट्रेंड अध्यापक से आप तैयारी ना करें, ट्रेंड ही अध्यापक से तैयारी करें जिसको अनुभव हो। ऐसा ना हो उत्तर प्रदेश में एपीएस की वैकेंसी आई तो उसमें जितनी वैकेंसी थी उससे ज़्यादा शॉर्ट हैंड पढ़ाने वाले टीचर उपस्थित हो गए, तमाम पैदा हो गए। और चूंकि वो अनट्रेंड थे, सिर्फ मैटर उन लोगों ने बोले, बातें नहीं बता पाए कैसे तैयारी करनी है। परिणाम ये निकला कि बहुत सारे लोगों से उत्तर प्रदेश सचिवालय यानी उत्तर प्रदेश अपर निजी सचिव की टाइपिंग भी पास नहीं हुई, वो इसमें भी पास नहीं हो पाए। उनके 125 शब्द भी छपे नहीं। उन्होंने मांगा था 125 शब्द आपको छापने हैं, उनसे वो छपे नहीं। परिणाम ये हुआ कि वो फेल हो जाएंगे, 125 शब्द जिसके नहीं टाइप हुए हैं। तो हम आपसे बार बार यही कहेंगे कि अगर शॉर्ट हैंड में आपको थोड़ा सा भी ज्ञान है तो आप इस फार्म को भरें, कोशिश करें। बहुत अच्छी जॉब है। ये जानकारी आपको मुझे देनी थी, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और यहाँ तक आपने हमारी वीडियो देख ली है तो ज़रूर ही आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर ज़रूर करें। और आपके लिए
यूट्यूब पर एक डिक्टेशन की वीडियो हम रोजाना डालते रहेंगे। जिसको पेड कोर्स खरीदने हैं वो हमसे इस नंबर पर संपर्क कर लें। चलिए इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।